बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अपने लेक्चर नंबर 7 इस चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 11 और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। हम माइकल फैराडे के लॉ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक महान साइंटिस्ट, ये एक्चुअली एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, कि वो आएगा और वो ऐसे लॉज देगा कि उसके लॉज के इम्पैक्ट वो रहती दुनिया पर हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यानी आप देखें, आज आपके सामने जो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा जो खिदमत है उसमें, और इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये तमाम खिदमात उनमें माइकल फैराडे का अगर नाम ना लिया जाए तो ये आप समझ लें कि दुनिया की जितनी इजादात हैं उनके साथ डिस्कशन करने में कंजूसी होगी। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो ये लॉ दिया था, उससे ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने में आसानी हुई थी, बल्कि एक बड़ा अच्छा मुअम्मा भी सॉल्व हुआ था कि बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से अगर हमने कई कई माइल्स दूर भी ले जाना हो तो वो भी इजी हो सकता है। इससे पहले डीसी करंट जो होता था, ये मैं एसी करंट की बात कर रहा हूँ, डीसी करंट होता था, उसके साथ हमेशा एक प्रॉब्लम्स होते थे कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा करंट जो है ना वो फ्रिक्शन में और ये किसी जगह पे भी डिसिपेट हो जाता था, जिस वजह से एक बहुत सारा करंट जाया होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी होता था। तो सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा इस बड़ी महान हस्ती को। फिर हम चलते हैं इसके लॉ पर। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिनमें एम्पेयर हो गया, जिसमें हेनरी ऑयस्टर, मैं बहुत दफा जिक्र कर चुका हूं इनका, इन्होंने कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर में आप कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, तो इनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये किसने कहा था? ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनमें एम्पेयर की भी बड़ी खिदमत है, हम उनसे भी जो है वो पीछे नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा था कि जब भी इनमें से करंट को गुजारेंगे तो इनके इर्द गिर्द ना कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इसके इर्द गिर्द, और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। यानी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन का बराह रास्त ताल्लुक करंट के साथ है। यानी करंट अगर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो माइकल फैराडे हर वक्त ये सोचता रहता था, यार कोई ना कोई तो ऐसी चीज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट के प्रोड्यूस होने से, तो इसका उल्टा भी कोई ना कोई होना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। यानी अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर दें तो उससे भी हम करंट प्रोड्यूस कर सके, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस करे, उल्टा लाजमी होना चाहिए। तो उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके आखिरकार वो इस जगह पर पहुंचा। मैंने ये टॉपिक आपको ऑलरेडी भी पढ़ाया, तो मैं चाहूंगा कि उसी टॉपिक को उससे रिलेट करता हूं। वो इस जगह पर पहुंचा कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से भी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ईएमएफ को प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैं बिफोर आई गो इनटू द टॉपिक एक चीज आपको बताता चलूं। फर्ज करें स्टूडेंट्स, मेरे पास एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इसके आगे मैं एक कॉइल को प्लेस कर देता हूं। अब क्या होगा कि जो इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के साथ हिट करेगी और वो दूसरी साइड से बाहर आ जाएंगी, दूसरी साइड से बाहर आ जाएंगी हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, और ये मैंने एक टॉपिक में बड़े तफसील से पढ़ाया था। और मैंने ये कहा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये हमारे पास बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई के साइन से जाहिर करते हैं। यानी इसके अंदर से जितना भी मैग्नेटिक लाइन गुजरेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to B. B is called magnetic field. A is area of the coil, and cos theta is the angle. If angle is 0 degree, means the direction of the area and magnetic line that is going through it, दोनों, यानी एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो तो मैक्सिमम फ्लक्स ट्रेवल करता है।
और अगर थोड़ा सा भी टिल्टेड हो, फर्ज करें ये हमारे पास एंगल है, जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड यहां से डाल रहे हैं, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरेगी, सारी नहीं गुजर सकती क्योंकि आपका टिल्ट हो चुका है थोड़ा सा। तो ये मैंने, आप मेरा टॉपिक लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने बड़ी तफसील से ये सारी बातें की हैं। तो आपका फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे 0 होता है, और इन दोनों के बीच में, इसको मिनिमम भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा होता है, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच का कोई भी आंसर आ रहा होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट, एक थोड़ा सा जायजा मैंने आपके सामने लिया। अब हम चलते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब फ्लक्स तो हो रहा है, माइकल फैराडे ने क्या किया, उसने यहां एक गैल्वानोमीटर लगाया, उसने कहा चेक करते हैं भाई इसमें से करंट जा रहा है नहीं जा रहा। तो उसने देखा कि गैल्वानोमीटर में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। यानी गैल्वानोमीटर, व्हाट इज गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, जो करंट को डिटेक्ट करता है। तो उसको किसी किस्म की डिटेक्शन शो नहीं हुई, तो उसको थोड़ी सी मायूसी हुई। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के गुजरने से कि आपका ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दैट फर्दर प्रोड्यूसेस करंट, यानी करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारे पास। तो थोड़ी सी मायूसी हुई। फिर उसने बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किया, बहुत सारी कॉइल्स ली और दोबारा उनमें मैग्नेटिक फील्ड गुजारी, लेकिन वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट करता था, थोड़ी देर के लिए करंट गुजरता था, लेकिन करंट रुक जाता था। फिर उसको एक चीज समझ आई, उसने कहा यूं करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड यानी जो मैग्नेट है उसको और जो कॉइल है उनको रिलेटिवली मूव करता हूं, यानी उनमें मोशन प्रोड्यूस करता हूं। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि उनका डिस्टेंस को बार बार चेंज करना, यानी इफ दे बोथ आर चेंजिंग विद द सेम डिस्टेंस देन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। यानी अगर ये भी उधर उसी स्पीड से जा रहा है, वो भी स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है दे आर नॉट हैविंग एनी चेंज इन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स। तो आपने दोनों को रिलेटिव मोशन ये दी कि एक को अगर आप स्टेशनरी रख लें, दूसरे को मूव करा लें, अब होगा क्या कि कभी कभी फ्लक्स उसमें से जाएगा, कभी कभी फ्लक्स नहीं जाएगा, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, यानी बार बार चेंज करें। जब उसने फ्लक्स को चेंज किया तो खुशी से उसकी कोई हैरत ना रही, खुशी से वो हैरत ज़्यादा हो गया कि अब उसको नजर आया कि वाकई करंट जो है ना वो बार बार चेंज हो रहा है, यानी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसने एक चीज अखज़ की कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो तब ही जाके आपका करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ फर्दर प्रोड्यूसेस करंट। तो अगर आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी फ्लक्स जितना ज्यादा मर्जी हो, आप फ्लक्स की वैल्यू को 5000 वेबर तक ले जाएं, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होना जब तक फ्लक्स में चेंजेस ना आए। और चेंजेस जितनी मैसिवली आएंगी, जितनी मैसिव चेंजेस आएंगी, उतना मैसिव करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होगी हमारे पास। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, पहले मैग्नेट को रोका, उसने कहा शायद मैग्नेट की मूवमेंट से होता हो। उसने फिर कॉइल को चेंज करना शुरू किया। जब वो कॉइल को करीब लेके जाता, ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस गुजरती, जब वो कॉइल को दूर ले जाता, कम मैग्नेटिक लाइन गुजरती। एंड ही सॉ अगेन, ही ऑब्जर्व्ड कि अब भी फ्लक्स के चेंज होने से ही करंट को प्रोड्यूस, करंट के प्रोडक्शन में मदद मिल रही है। सो व्हाट ही डिड, ही स्टॉप्ड एट समवेयर, उसने कहीं ना कहीं उसको रोक दिया। जैसे ही रोका तो उसने चेक किया गैल्वानोमीटर में आपको किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यानी अब उसको एक क्लू मिला। उसने कहा कि फ्लक्स जितना ज्यादा मर्जी हो जाए, करंट के प्रोडक्शन में हेल्प सिर्फ तभी करेगा जब उसमें चेंजेस हो रही हो हर वक्त, यानी फ्लक्स को बार बार चेंज किया जाए, बार बार मैग्नेटिक लाइन उसमें से गुजारी जाए और वापस की जाए। सो एक्चुअली उनका जो लॉ था उसके मुताबिक जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन फ्लक्स के, चेंज इन फ्लक्स के, यानी जितना जितना फ्लक्स चेंज ज्यादा करेंगे जो ईएमएफ है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी। पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, फर्ज करें अगर मैं एक ऐसी कॉइल ले लेता हूं जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी यू गॉट सो मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल
मीन्स इफ आई ब्रिंग एनी मैग्नेट नियर टू इट, अगर मैं कोई मैग्नेट को इसके करीब लेकर आ जाता हूं, यहां में चले मैं गैल्वानोमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, ये गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करता हूं। गैल्वानोमीटर क्या करेगा, इनमें से सॉरी गैल्वानोमीटर नहीं, मैग्नेट क्या करेगा कि इनमें से करंट को गुजारने की कोशिश करेगा। अब चेंज इसमें भी पैदा हुई, इसमें चेंज पैदा हुई तो 1 EMF, इसमें चेंज हुई 2 EMF, 3 EMF, 4, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी जाए उतने ज्यादा EMF बढ़ जाएंगे। यानी एक्चुअली EMF जो है, क्योंकि हर एक में चेंज पैदा हो रही है फ्लक्स की, तो अगर मैं मैग्नेट को वापस ले आता हूं, मैग्नेट को मैं वापस ले आता हूं, वही चेंज दोबारा सब में पैदा हो जाएगी। चेंज का मतलब फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो बढ़े, इससे आपका EMF प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स से EMF प्रोड्यूस नहीं होता, फ्लक्स के चेंज होने से EMF प्रोड्यूस होता है, वेदर फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। एक बात मैं आपको थोड़ी आगे करके बताऊंगा लाजमी। सो EMF एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी EMF आपका उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, अब तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर फर्ज करो मैं इस कॉइल को इसी जगह पर रखता हूं और मैं मैग्नेट को स्लोली लेके जाता हूं, तो चेंज स्लोली पैदा हो रही है, यानी बहुत फास्ट नहीं हो रही, यानी ज्यादा टाइम सेम फ्लक्स पे लग रहा है हमारे पास, और फ्लक्स में चेंज भी आ रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, जो कि इतना ज्यादा करंट को प्रोड्यूस नहीं कर रही। यानी आपने व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है जो हमारे पास AC करंट आता है उसमें 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है, 50 साइकिल्स, यानी एक सेकंड में 50 दफा जो है वो नंबर ऑफ टर्न चेंज, फ्लक्स चेंज होता रहता है हमारे पास। खैर उस बारे में भी अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। आप इसको स्लोली ले जाएं एंड यू सी द गैल्वानोमीटर इज आल्सो प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग यू करंट, but in very slow manner, and you see that the current is not very fast because change इतनी तेज पता नहीं हो रही, उसको चेंज चाहिए abruptly fast। so अगर आप टाइम कम लगाते हो and you do it very fast, आप इसे बहुत तेज करते हो, so you see क्या है, आपका EMF उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। यानी एक्चुअली EMF जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टाइम के, यानी जितना टाइम हमारे पास कम से कम लगेगा फ्लक्स को चेंज करने के लिए, जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही ज्यादा EMF पैदा होगा। और अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूं तो स्टूडेंट्स EMF होता है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है N चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं स्टूडेंट्स तो इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट C लगेगा, N रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यहां फ्लक्स C की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, मेरी स्टूडेंट ने वेव किया, यहां K लगाएं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, C लगा लो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लगा लूं, क्योंकि 1 ही इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से साबित हुई थी, तो हमारे पास EMF का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज N रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये हमारे पास EMF की प्रोडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट टू द कॉइल, अब चलिए हम इसको थोड़ा क्विकली एक डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट टू द कॉइल इट चेंजेस द फ्लक्स इनसाइड, and when we keep the changing, we keep the relative change between a magnet and coil, it changes the flux quickly. So as we move more quickly, we produce more EMF in it, so that EMF is equal to N rate of change of flux। वो जो EMF होगा वो N rate of change of flux के इक्वल होगा। ये इसका एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स रूल ऑफ थंब EMF का फॉर्मूला है N रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे EMF का फॉर्मूला N रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल आ जाता है, लेकिन आमतौर पे इनको हम नेगेटिव भी लेते होते हैं, -N रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
ये एन जो साइन होता है ये ईएमएफ को बताता है कि ईएमएफ एक्चुअली एक ऐसी डायरेक्शन में होती है जो अपोज कर रही होती है। व्हाट इज दिस? ये मैं आपको लेंजेस लॉ में बताऊंगा। इनफैक्ट ये जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं लेंजेस लॉ का लेक्चर भी साथ ही अपलोड कर दूंगा आपके साथ, तो ये वहां मैं तफसील से बताऊंगा इसका नेगेटिव साइन क्यों आया है और क्या रीजन है। अब आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए, मैं चाह रहा हूं कि उन एक्सपेरिमेंट से भी गो थ्रू हो जाऊं ताकि प्रॉपरली आपको ये हालांकि मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं लेकिन स्टिल आपको उन एक्सपेरिमेंट से भी गो थ्रू होना लाजमी है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक कॉइल प्लेस की हुई है और इनफैक्ट ये गैल्वेनोमीटर है, आपके सामने एक कॉइल प्लेस की हुई है, ये देखें गौर से, और इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस जो है ना वो गुजारने की कोशिश की है। इसमें एक बार मैग्नेट मैंने लिया हुआ है ये कॉइल बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां स्टेशनरी हालत में रख दिया, रेस्ट, और ये भी रेस्ट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अब क्या होगा, दिस गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। आपके गैल्वेनोमीटर ये जीरो है ना, यहां ऐसा ही रहेगा, ना वो इस साइड पे जाएगा ना वो इस साइड पे जाएगा, दोनों एक्सट्रीम साइड्स पे आप उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हालांकि बहुत सारा फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है, तो ये बात हमें शो करती है कि चेंज इन फ्लक्स हमारे पास जीरो है, चेंज इन फ्लक्स जीरो है। सो इफ चेंज इन फ्लक्स इज जीरो, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ईएमएफ का, माइनस एन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स होता है। तो अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो हो तो आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी यू वोंट सी एनी ईएमएफ एंड करंट एज वेल, आपको किसी किस्म की ईएमएफ नहीं मिलेगी इस जगह पर। अब आप क्या करते हैं, आप इसमें रिलेटिव मोशन देते हैं, आप इस मैग्नेट को पहले यहां लेकर आते हैं, जैसे जैसे इसको क्लोज लेकर आएंगे इसके फ्लक्स में चेंजेस होंगी और बढ़ेगा फ्लक्स। पहले 3-4 लाइनें जा रही थी, उसका 10, 15, 100 तक चली जाए, आपको एकदम इसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगी इस साइड पे ऐसे। फिर आप यहां जाकर अगर इसको रोक दें तो यू सी दैट पर्टिकुलर नीडल विल गो बैक टू द जीरो अगेन, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टॉप इट, आपने इसको रोकना नहीं है। अगर आप यहां जाकर रोक देंगे अगेन जीरो डिफ्लेक्शन। अब आप क्या करते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं वापस, पहले आपने मोशन यहां दी थी, अब आप मोशन यहां दे रहे, अगेन आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फील हुई, बट दिस टाइम ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पर हुई। यानी इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन भी बड़ी मैटर करती है करंट की चेंज में। पहले करंट हमारा उस साइड पे प्रोड्यूस हो रहा था, अब करंट इस साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है। सो इफ यू कीप ऑन मूविंग दिस बार मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, then you keep on watching the current produced in it on the opposite directions every time। हर वक्त आपको इसमें करंट की प्रोडक्शन नजर आ रही होगी। तो हमारे पास जो ईएमएफ उस वक्त पैदा होता है दैट इज माइनस एन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये पैदा हुआ। इसको नंबर 1 का नाम वैसे ही रख देता हूं मैं, ठीक है। तो फ्लक्स का आपको फॉर्मूला वैसे ही पता है, बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों आप फार्मूला इसके लिए लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। फ्लक्स में चेंज एक्चुअली उस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की रीजन की वजह से हो रही है। सो आप इसमें चेंज भी लिखें, सॉरी मैं भूल गया। तो ये हमारे पास सारा आपको लगाना लाजमी होगा। ये ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। व्हेन वी कीप ऑन मूविंग दिस, बट इफ यू स्टॉप दिस वन, अगर आप इसको रोक देते हैं और इसको आप जो है ना मूव करवाते हैं, तो क्या होगा, अगेन आपको तो फ्लक्स चेंज चाहिए स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं है कि मूव कराना लाजमी है, यू नीड अ चेंज इन फ्लक्स। सो इफ यू मूव कॉइल and that also changes the flux, because when we bring it back then you're going to have small amount of flux, but if we bring this one to the nearer to the magnet it will have more flux। दूर ले जाए कम फ्लक्स, करीब ले जाए ज्यादा फ्लक्स, बार बार आप फ्लक्स को चेंज कर रहे, अगेन आप दोबारा ईएमएफ पैदा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स,
फ्लक्स की इस चेंज से जो ईएमएफ पैदा होती है इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है, ये याद रखिएगा। इसकी टू टाइप्स होती है, एक होती है हमारे पास स्टैटिक ईएमएफ और एक होती है मोशनल ईएमएफ। आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ था, मैंने कहा चले थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात आपको पता चल जाए। अगेन व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन कॉइल ऑफ हैविंग सम नंबर ऑफ टर्न्स, यानी किसी की नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उसमें जो आप ईएमएफ को आप चेंज कर रहे होते, सॉरी फ्लक्स को जो चेंज कर रहे होते हैं उससे जो ईएमएफ पैदा होती है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी टू टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, एक है स्टैटिक ईएमएफ, एक है मोशनल ईएमएफ। स्टैटिक ईएमएफ तब होती है जब आप कंडक्टर को रोक लें जिसमें ईएमएफ पैदा कर रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं। मोशनल ईएमएफ तब होती है, और मोशनल ईएमएफ तब होती है जब हम मैग्नेट को मूव कराएं जबकि कंडक्टर को हम रोक लें। यानी एक्चुअली मेजर इसको रोकने से और इसको रिलेटिव मोशन देने से, सो एक्चुअली एज अ होल मैंने क्या डिस्कशन की कि किसी एक को रोक के दूसरे को मूव कराने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसको इंड्यूस कहेंगे। इसको रोका और इसको चलाया स्टैटिक, इसको रोका और इसको चलाया मोशनल ईएमएफ। कंडक्टर को मूव करने से जो पैदा होती है वो मोशनल, जनरेटर में मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही होती है। आपके जो ये होते हैं मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वहां वो रेस्ट पर होते हैं जबकि कॉइल उसके अंदर घूम रही होती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। फर्ज करें आपके पास ये एक नॉर्थ पोल है या ये एक साउथ पोल है, या यूं करें मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करा देता हूं। जैसे ये एक मैग्नेट है जिसमें फील्ड आप से पेपर की तरफ जा रही है, यानी आप से पेपर की तरफ यूं मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ। अगर मैं एक काम करने में कामयाब हो जाऊं, जैसे फर्ज करें एक कॉइल है, इसके अंदर ये कॉइल प्लेस की, आई एम सॉरी बड़ी बड़ी बुरी डायग्राम्स है, ये हमेशा से एक इशू रहा है मेरी लाइफ में। ये हमने कॉइल ली और ये कॉइल हमने चला ली, यानी मूव करवा ली, यानी ये सर्कल में मूव करना शुरू कर रही है और हम इसके को गैल्वानोमीटर से चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स ये कॉइल यूं घूम रही है हमारी, या यूं घूम रही है, जिस तरह मर्जी। ये कॉइल जब घूमेगी, फर्ज करें जब ये कॉइल इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में होगी, मैग्नेटिक लाइन सारी की सारी इसमें से गुजर रही होंगी, लेकिन ये कॉइल जब यूं आनी शुरू हो जाएगी, ये देखें क्यों, एक बात और, मैग्नेटिक लाइंस और उसके नीचे से जो एरिया की डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाए तो हमारे पास जो कॉइल जो फ्लक्स पैदा होगा वो बी ए के इक्वल होगा। पहली बात, ये बात याद रखिएगा। तो इस पोजीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे ये फ्लिप डाउन होगा, यूं आगे की तरफ आएगा, यानी ये था ना जब ये फ्लिप ऐसे डाउन हो रहा है, देखें पहले मैग्नेटिक लाइंस अच्छी खासी जा रही थी, अब कुछ जा रही हैं, कुछ यहां से गुजर गई हैं, कुछ यहां से गुजर गई हैं, और जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा कि एरिया की डायरेक्शन नीचे और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सामने, तो हमारे पास उस वक्त जो फ्लक्स में फ्लक्स पैदा हो रहा है वो बी ए कॉस 90 डिग्री हो रहा है, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 0, यानी इस पोजीशन में फ्लक्स 0 हो जाएगा। चेंज पैदा हुई कि एकदम मैक्सिमम फ्लक्स से 0 फ्लक्स पे आ गया। अब आपका ये यहां चला गया इस पोजीशन में, एकदम अप डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी तीसरी फॉर्म में हमारे पास बी ए कॉस 180 डिग्री आ जाएगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, तो माइनस बी ए आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले मैक्सिमम फ्लक्स से 0 पे क्या, फिर 0 से अपोजिट साइड पे फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हुआ,
यानी आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और इसी फॉर्म में चलता जा रहा है। सो इसकी रोटेशन से भी फ्लक्स पैदा हो रहा है, और वो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास हो जाएगा, आपने पढ़ा था, वो था कि ईएमएफ पैदा हो जाएगी हमारे पास, वो होगी एन रेट ऑफ माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप फ्लक्स को कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा, तो इसका मतलब है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी को घुमाएं तो तब भी आप आराम से फ्लक्स में चेंजेस पैदा कर सकते हैं, और फ्लक्स में चेंजेस से ईएमएफ पैदा हो सकती है। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक कॉइल है जिसको मैं प्राइमरी कॉइल कह देता हूं। ये कॉइल है और इसको प्राइमरी कॉइल कह देता हूं, और इसमें मैं एसी करंट डाल देता हूं। अच्छा, आप डीसी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैं अभी समझाता हूं, ठहरे। और एक कॉइल बिल्कुल उसके साथ अटैच करता हूं, और इधर मैं गैल्वानोमीटर लगाकर इसको जरा चेक करता हूं। अभी ये 0 पे एसी करंट लगाता हूं, या फिर आप चले अगर डीसी लगाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां स्विच है उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, बार बार ऑन ऑफ, वरना जैसे देखिए, पहले मैं चलो डीसी के पे आता हूं। मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूंगा, ये अभी मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जैसे ही गुजरेंगी, अभी तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हुई भी थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरी, एकदम इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स चेंज हो जाए तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है हमारे पास, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। बट थोड़ी देर, यानी आपने देखा गैल्वानोमीटर ये मैक्सिमम पे गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गैल्वानोमीटर वापस आ गया। क्यों? दिस इज डीसी करंट। डीसी करंट फिर एक ही डायरेक्शन में बहता रहता है एक ही स्पीड से और एक ही डायरेक्शन से। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो गई है वो कंसिस्टेंट पैदा हो गई है। अब वही कंसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसमें से जाके कंसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ने कंसिस्टेंट हमारे पास फ्लक्स जो है वो जनरेट किया। तो नतीजा क्या हुआ कि कंसिस्टेंट फ्लक्स का मतलब हुआ चेंज इन फ्लक्स जीरो, और अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो ईएमएफ टोटल जीरो होगी। सो आप एक काम कर सकते हैं, बटन को ऑन ऑफ करना शुरू कर दें, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऑन करेंगे एकदम फ्लक्स पैदा होगा, ऑफ करेंगे फ्लक्स खत्म हो जाएगा। ऑन करेंगे फिर फ्लक्स जनरेट होगा, और ऑफ करेंगे फ्लक्स नहीं जनरेट होगा। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट चेंज करते हैं, सेकेंडरी जिसमें फिर उसकी चेंज से आगे करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होती है हमारे पास। तो बजाय इस तमाम हजीमत से बचने के लिए हम इस जगह पर एसी करंट लगाते हैं। एसी करंट की खूबसूरती ये होती है, वो खुद ब खुद ही अपनी डायमेंशंस को और अपने वोल्टेज और करंट को चेंज कर रहा होता है हर वक्त। ये जब बार बार चेंज करेगा तो इधर भी फ्लक्स बार बार चेंज होगा, और ये फ्लक्स जब उसमें से गुजरेगा ये भी बार बार चेंज होगा। बार बार चेंज होने से इसके अंदर हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी, यानी इसमें चेंज से इसमें चेंज पैदा हुई। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन ये आप अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं कि एक में चेंज से दूसरे के अंदर चेंज प्रोड्यूस हो जाए। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और यही प्रिंसिपल हमारा ट्रांसफार्मर का भी होता है। हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। उसमें भी हमारे पास एक साइड पे हमारे पास प्राइमरी कॉइल होती है, एक साइड पे हमारे पास प्राइमरी कॉइल होती है, और दूसरी साइड पे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। ये सेकेंडरी कॉइल, तो यहां सेकेंडरी पैदा होता है हमारे पास आउटपुट, यहां से इनपुट होता है, यहां बार बार करंट चेंज होता है, और उससे इस जगह पे भी करंट चेंज होता है। इनफैक्ट ट्रांसफार्मर में एस लिखना शायद भूल गया था। यस, तो ये हमारे पास इसी प्रिंसिपल पे एक्चुअली हम चेंज यहां पैदा कर रहे होते हैं, जबकि उसकी चेंज से यहां भी चेंज हमारी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ हमारी वोल्टेज चेंज या करंट चेंज इसकी वजह से पैदा हो रहे होते हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, ये था इसका एक छोटा सा
आपके सामने तजिया। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ, ईएमएफ को कौन सी चीजें बढ़ाती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना लगाएं, हमारी ईएमएफ अच्छी खासी होनी चाहिए, बिकॉज ईएमएफ ही आगे लीड करती है करंट को। हमारे पास करंट से बढ़ जाएगा, क्योंकि ओम लॉ में था कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली। अब हम उसके लिए सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ क्या चीज है। ईएमएफ हमने जो पढ़ी थी वो देखें, ईएमएफ है हमारे पास -n रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी पहली चीज चेंज इन फ्लक्स बढ़ना चाहिए। यानी अब मैं यहां लिखता भी जा रहा हूं, पहला चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स शुड बी हाई, हाई होना चाहिए। जितना हाई होगा, पहली प्रॉपर्टी फैक्टर तो ये चेंज इन फ्लक्स बढ़ना चाहिए। दूसरा, टाइम शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, मैंने चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम कर लेता हूं, ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स हाई, जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी आपका ईएमएफ उतना ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करता हूं, यानी इस फ्लक्स की जगह पे लिख लेता हूं बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तो कॉस जीरो पे मैक्सिमम होगा, जीरो वाली तो 90 वाली तो बात ही नहीं, तो हम बी ए कर लेते हैं। बी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, यही अच्छा मैग्नेट हो, ठीक है ना। बी आपका हाई होना चाहिए, जितना बी हाई होगा चेंज इन फ्लक्स भी ज्यादा होगा। यानी अगर एक छोटा सा मैग्नेट है जिसकी सिर्फ 0.8 टेस्ला आपको वो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो एक ऐसा मैग्नेट है जो आपको 8 टेस्ला दे रहा है, तो जो 8 टेस्ला दे रहा होगा वो आपको 10 टाइम ज्यादा चेंज देगा। तो जितना ज्यादा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी आपके पास हो। तीसरा, आपका एरिया भी हाई होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको फर्दर आगे ले जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पे तो जिक्र हो गया, चले नंबर ऑफ टर्न्स को मैं इलायदा कर लेता हूं, इसको तोड़ता हूं बी, और ये एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है। एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, यानी जो कॉइल यूज किया हमने उसका लेंथ और उसका विड्थ उसके इक्वल होगा। यानी एक्चुअली डबल लेंथ कर लेते हैं, एक का नाम एल रख लेते हैं, एक का डी रख लेते हैं, ओवर डेल्टा टी, ठीक है, ये आ गया। डिस्टेंस ओवर टाइम होता है स्टूडेंट्स किसके इक्वल, स्पीड के इक्वल होता है। ये एल है, ये अपने डिस्टेंस ओवर टाइम पड़ा हुआ स्पीड के इक्वल। स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, किसकी स्पीड, फ्लक्स की चेन की स्पीड, तो स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। मोर इज द स्पीड, मोर इज द ईएमएफ, ये भी एक फार्मूला है, और इसके साथ एक्चुअली साइन थीटा भी लगता है, ये आपको फिर अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे इसके फार्मूले में। सो आपका वी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, लेंथ आपकी बड़ी होनी चाहिए, जो भी कॉइल यूज किए उसकी लेंथ आपकी हाई होनी चाहिए। तो ये 6 फैक्टर मैंने आपको लिखाए हैं। अगर आप चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ईएमएफ बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ईएमएफ बढ़ जाएगी। नंबर 3, अगर मैग्नेटिक फील्ड हाई कर लेते हैं बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, और आखिर में लेंथ बढ़ा देते हैं। ये 6 चीजें बढ़ाने से ईएमएफ आपकी आराम से बढ़ सकती है। सो आप एक अच्छी ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ये तमाम चीजें मुझे अपने लेक्चर के खत्म की तरफ जो है वो ले जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ये तमाम चीजें देख लें। तो इसके चैप्टर के आई थिंक एक आध लेक्चर और रह गया, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे, तो स्टडी रहें और अपनी पढ़ाई से अपने आप को कनेक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।